हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU 103 है और जिसकी पेपर आईडी 8450 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तर की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के प्रश्न पत्र को हम देखते हैं। जो आज का प्रश्न पत्र EDU 103 था, उसमें कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे और इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है वो जिसमें आपसे पूछा गया है कि राधा कृष्णन आयोग जाना जाता है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने के समर्थक थे। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए MK गांधी। गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा नीति थी उसमें उन्होंने जो हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया था। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी 1982 में आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 1982 में मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए डॉक्टर LS मुदालियर। ऑप्शन ए आपका प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन शिक्षक शिक्षण की समस्या नहीं है। ऑप्शन ए प्रशिक्षण को जीवन उपयोगी बनाने की समस्या। ऑप्शन बी प्रशिक्षण कार्यक्रम की संकीर्णता। ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा की समस्या। या ऑप्शन डी शिक्षा में अनुसंधान की समस्या। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी धार्मिक शिक्षा की समस्या। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संस्थापक किसे माना जाता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी रॉस। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी फ्रोवेल। फ्रोवेल को जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्रणाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए जो आपका दिया वो है किंडरगार्टन प्रणाली। ऑप्शन बी नर्सरी प्रणाली। ऑप्शन सी मॉन्टेसरी प्रणाली। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे वो किंडरगार्टन हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे मॉन्टेसरी हो। तो आपका प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन ए अच्छी आदतों का विकास। ऑप्शन बी बालक में विकास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन सी इंद्रिय प्रशिक्षण। ऑप्शन डी औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है वो बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना
बालकों के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, उनको इंद्रिय प्रशिक्षण देना, औपचारिक शिक्षा प्रदान करना जो है उसका उद्देश्य नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए किसने सर्वप्रथम वकालत की थी। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना ने सबसे पहले जो है इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इसमें वकालत की गई थी। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास की मुख्य समस्या क्या है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है। तो आपका ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अवरोधन को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए दिया है कि शिक्षण विधियों में परिवर्तन किया जाए, ऑप्शन बी दिया है बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, और ऑप्शन सी दिया है परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन, और ऑप्शन डी जो है वो है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा किसने कहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मुदालियर आयोग ने। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के छात्रों से संबंधित है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, या सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता है। जो ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं उसकी विशेषता को पूछा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, परिसर रहित विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है। इसमें आपसे जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें दिया है उद्देश्यहीनता की समस्या, ऑप्शन बी अनुशासन की समस्या, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम के अप्रभावशीलता की समस्या, और ऑप्शन डी 3 भाषा के अध्ययन की समस्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि MHRD का निर्माण कब हुआ था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा 26 सितंबर 1985, 26 सितंबर 1985 को जो MHRD की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति को चिन्हित कीजिए जिन्होंने शिक्षक शिक्षा में अपना योगदान नहीं दिया। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है। जो 4 संस्थाओं के नाम आपके सामने दिए गए हैं उसमें से आपको छांटना है कि वो कौन सी संस्था है जो टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन जो है बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नॉर्मल स्कूल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं प्राइमरी शिक्षक को या प्री प्राइमरी शिक्षक को या दोनों को। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्राइमरी टीचर को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फर्स्ट जो चेयरमैन था वो कौन था, ये पूछा गया है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस भटनागर। प्रश्न संख्या 22 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया था कि जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1994, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बहुउद्देशीय विद्यालय का सुझाव दिया था। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नवोदय विद्यालय शिक्षा प्रदान करते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सम्मुख उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कक्षा 6 से 12 तक नवोदय विद्यालय जो है वो शिक्षा प्रदान करते हैं, क्लास 6 to 12। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधा प्रदान करना। तो ऑप्शन ए जो है प्रश्न संख्या 25 का आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि NEP 2020 यानी 2020 ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन उच्च शिक्षा का दोष नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, सैनिक शिक्षा का अभाव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा प्रदान करने का माध्यम तो अधिकांश लोग, जैसे अब जब हमारे यहाँ ब्रिटिश थे उस समय तो उसका माध्यम उन्होंने अंग्रेजी रखा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वह हिंदी रखा जाए। लेकिन इस प्रश्न में अब आगे अगर हमको और ज्ञान प्राप्त करना है तो अंग्रेजी का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो उच्च शिक्षा का माध्यम दोनों चाहिए, लेकिन जो प्रश्न में इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों, तो इस प्रश्न में जो हम सही उत्तर जो हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन सी की सही उत्तर होगा, केवल हिंदी भाषा में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन बी वो सही होगा, छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना। यह जो है विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन सी अभियांत्रिकी एवं तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मेडिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन, तो ये सभी चीज़ें उच्च शिक्षा में सम्मिलित हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। BHU जो है वह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू हुआ था। ये प्रश्न कल के प्रश्न पत्र में यानी EDU 102 में भी आया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किस जगह पर हुई थी। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अलीगढ़। जामिया मिलिया विश्व जो है उसकी स्थापना पहले जो है अलीगढ़ में की गई थी 1920 के आसपास, और फिर 1988 में जो है ये दिल्ली में आकर के इसको केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो इसकी स्थापना पहले एक संस्था के रूप में अलीगढ़ में ही हुई थी। तो आपका जो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मदरसा पारंपरिक रूप से किस शिक्षा स्तर से संबंधित है जो अब प्रचलन में नहीं है। तो मुस्लिम काल में जो है मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो आपके प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन किस सन में आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1901 में। 1901 में जो है लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया था भारतीय शिक्षा को समृद्ध और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि NCERT के कितने शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान काम कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थान उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करती है। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी UGC, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये ऐसी संस्था है जो उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करती है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया था कि डाइट का उद्देश्य है उच्च शिक्षा को सुगम बनाना। ऑप्शन बी दिया है प्राथमिक शिक्षा को सुगम बनाना, ऑप्शन डी दिया है कि दोनों को सुगम बनाना, या ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं। तो जो डाइट का उद्देश्य है वह है प्राथमिक शिक्षा को सुगम बनाना। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि NIOS की स्थापना निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थी। तो जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए NEP 1986। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत जो है उसी से प्रेरित होकर जो NIOS की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में पूछे गए 40 प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं, और अब आप इसके द्वारा अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।